अस्सलाम। अच्छा, तो आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है। एंट्रोपी से रिलेटेड ये टॉपिक है, एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। अब हमारे कोर्स आउटलाइन के जितने भी टॉपिक हैं, 3-4 कुछ टॉपिक ऐसे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर के, वो सारे के सारे एंट्रोपी से रिलेटेड हैं। एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि एंट्रोपी क्या होती है। व्हाट एंट्रोपी इज। एंट्रोपी कहते हैं बेतरतीबी को, अबतरी को, बेतरतीबी को एंट्रोपी कहते हैं। डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ, डिग्री का मतलब यहाँ पर है किस हद तक, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल होता है एस। डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज इन एंट्रोपी बराबर होती है हीट क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो इस इक्वेशन से ये पता चला कि चेंज इन एंट्रोपी ये रेशो है, इज द रेशो ऑफ टोटल हीट absorbed, total heat absorbed Q and absolute temperature, या सिर्फ टेम्परेचर लिख दे। मतलब ये कि हीट Q, हीट का सिंबल होता है Q, हीट Q और टेम्परेचर T में जो रेशो है उसको हम चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी चेंज का फार्मूला हुआ Q ओवर T। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। और इस डेल्टा एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एस, चेंज इन एंट्रोपी Q रिवर्सिबल ओवर T। फिर आगे यही टॉपिक चल रहा है, इसका नाम कुछ ऐसे है, एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद हमने ये रखनी है कि एंट्रोपी चेंज फॉर ए reversible process is zero. Entropy change for a reversible process is zero. Entropy change for a reversible process is zero. Entropy change of a system is given by change in entropy of a system is equal to Q reversible over T. फिर entropy change of surrounding, entropy change of surrounding ये बराबर है डेल्टा एस सराउंडिंग, ये भी यही बराबर है क्यू रिवर्सिबल ओवर टी।
फर्क करने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लाजमी लगाएंगे। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम ये इक्वेशन बन गई, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सराउंडिंग ये इक्वेशन बन गई। तो टोटल एंट्रोपी चेंज, तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है, डेल्टा एस टोटल, ये किसके बराबर होनी चाहिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी सॉरी यहाँ पर टोटल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम क्या है, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग क्या है, माइनस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो टोटल एंट्रोपी चेंज आई जीरो। तो यही तो हमने यहाँ पर लाइन लिखी है कि एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। अगर ये प्रूफ करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, तो हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। फिर है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन भी है, याद रखनी है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यूनिवर्स में जो एंट्रोपी है, कायनात की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ रही है, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो एंट्रोपी चेंज कायनात में हमेशा बढ़ रही है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन सिर्फ ये है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब पहले हमने किया था एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अब देखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर irreversible process, entropy change for irreversible process. We now change in entropy for system is delta S, change in entropy of system is equal to Q reversible by T. Similarly, change in entropy for surrounding is delta S, change in entropy of surrounding Q irreversible over T। अब यहाँ Q irreversible कर दो, क्योंकि हमने इसको, अब हम एंट्रोपी चेंज देखना चाह रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इससे जो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी है,
दो चीजें हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर ऐड कर देते हैं। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हमने क्या लिखी है, Q रिवर्सिबल ओवर T, और चेंज इन सराउंडिंग क्या लिखी है, Q इरिवर्सिबल ओवर T। वी नाउ जो वर्क रिवर्सिबल होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है वर्क इरिवर्सिबल से। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है कि जहाँ से शुरू हो वहीं पर खत्म, वहां पर वापस पहुंच जाए। तो इस प्रोसेस को करने में जो वर्क होता है, वर्क रिवर्सिबल, वो हमेशा ग्रेटर होता है वर्क इरिवर्सिबल से। तो क्योंकि इरिवर्सिबल में जहाँ से वर्क शुरू किया है, जरूरी नहीं है कि हर सूरत में उसको वापस लाया जाए। तो वर्क रिवर्सिबल हमेशा ग्रेटर रहता है, क्योंकि वर्क रिवर्सिबल ये है कि जहाँ से काम शुरू किया है सारे प्रोसेस में वापस रिटर्न उसी पॉइंट पर वापस पहुंचना होता है। तो इसलिए जो वर्क रिवर्सिबल होता है वो ग्रेटर होता है वर्क इरिवर्सिबल से। इस बात से हमको एक चीज समझ आई है, और वो चीज ये समझ आई है कि जो क्यू रिवर्सिबल है, नहीं रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट वो ग्रेटर होती है क्यू इरिवर्सिबल से। इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से एक चीज हमको ये क्लियर हो रही है कि क्यू रिवर्सिबल ये ग्रेटर होती है क्यू इरिवर्सिबल से। कैसे क्लियर हो रही है, कुछ ऐसे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, वही नाउ डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू, एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू रिवर्सिबल कर दें तो क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो इस इक्वेशन से इसे कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमको ये कहना है कि जो वर्क रिवर्सिबल है वो ग्रेटर है वर्क रिवर्सिबल से। तो इसी बुनियाद पे जो क्यू रिवर्सिबल है वो ग्रेटर है क्यू इरिवर्सिबल से, जैसा कि हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो अब क्या करें, इधर भी टेम्परेचर से डिवाइड कर दें, इधर भी टेम्परेचर से डिवाइड कर दें। करते ही तो जब जब भी हम एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव आंसर का मतलब है कि ग्रेटर देन जीरो। तो क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, ये चूंकि ग्रेटर है क्यू रिवर्सिबल ओवर टी से, तो मैं क्यू रिवर्सिबल ओवर टी में से माइनस कर देता हूँ क्यू इरिवर्सिबल ओवर टी। तो क्यू रिवर्सिबल ओवर टी ये एक ग्रेटर वैल्यू है, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी एक स्मॉलर वैल्यू है।
तो जब ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आने का मतलब है ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेटर देन जीरो। कुछ इस तरह से इन इक्वेशंस को करना है। एंड पे समझ आएगी कि प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं। तो क्यू रिवर्सिबल ओवर टी की जगह पे लिख दो डेल्टा एस ओवर सिस्टम, और क्यू इरिवर्सिबल ओवर टी की जगह पे लिख दो डेल्टा एस ओवर सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। तो इससे ये बात पता चली कि इस इक्वेशन से ये बात पता चली कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है। जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। यानी एंट्रोपी सिस्टम में से एंट्रोपी सराउंडिंग की माइनस करें तो जो एंट्रोपी की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो इससे ये बात पता लगी कि एंट्रोपी फॉर irreversible process is always increasing। इसको हम थोड़ा सा अगर समराइज करें तो इसमें हमने ये पढ़ने की कोशिश की है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसकी इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसको हमने कुछ इक्वेशंस की मदद से प्रूफ करने की कोशिश की कि ऑलवेज इंक्रीजिंग कैसे है। ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। तो दो ही चीजें होती हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। तो सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी को हमने क्यू रिवर्सिबल ओवर टी से लिख दिया। सराउंडिंग की चेंज इन एंट्रोपी को, अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमने क्यू इरिवर्सिबल ओवर टी से लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने टोटल एंट्रोपी के लिए एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ ए सराउंडिंग को ऐड कर दिया। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम की वैल्यू ये थी, ये लिख दी। एंट्रोपी ऑफ ए सराउंडिंग की वैल्यू ये थी तो ये लिख दी। और हमको एक बात पता है कि जो वर्क होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का वो हमेशा ग्रेटर होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस से। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि जो फिर हीट है वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस की हमेशा ग्रेटर रहेगी इरिवर्सिबल प्रोसेस से। फिर दोनों को टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रोपी की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होती है तो हमने वैसे ही बनाना चाह रहे थे। तो जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम माइनस एंट्रोपी ऑफ ए सराउंडिंग ऑलवेज पॉजिटिव मींस ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो कोई इस तरह से उसको प्रूफ करने की कोशिश की गई है। कोई खास इसमें कोई इतनी यानी कि अहम बात ये नहीं थी, लेकिन चूंकि थोड़ा सा सिलेबस का हिस्सा था तो हमने इसको डिस्कस किया है। अब आप अपनी बुक में देखना कि वहाँ पर ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है। फिर है एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग। जब भी कोई चीज मेल्ट होती है तो एंट्रोपी चेंज होती है। एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी सिर्फ ये है अगर किसी जगह पर चीजों को बहुत ही तरतीब से रखा गया हो तो हम कहेंगे यहाँ पर बेतरतीबी बहुत कम है, मतलब एंट्रोपी बहुत कम है। एंट्रोपी सिर्फ ये है कि एक तरतीब, अगर तरतीब नहीं होगी, अबतरी ज्यादा होगी, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी तो हम कहेंगे एंट्रोपी ज्यादा है। डिसऑर्डर यानी बेतरतीबी का दूसरा नाम एंट्रोपी है। बेतरतीबी का दूसरा नाम एंट्रोपी है। तो अगर हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही एक दूसरे के साथ एक खास तरतीब से अरेंज होते हैं, लेकिन अगर यही मेल्ट हो जाए तो पार्टिकल में एक डिसऑर्डरनेस बेतरतीबी सी आ जाती है। तो बस अभी एंट्रोपी आ गई तो ये है एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग।
तो एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग को डेल्टा एस एम से रिप्रेजेंट करना है। एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग की डेफिनेशन ये है, इफ वी टेक द रेशो ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम which is required to melt 1 mole of a substance at the melting point of substance. This is called entropy of melting. This is called entropy of melting. एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग के इक्वेशन ये है कि डेल्टा एच एम और टी एम। डेल्टा एच एम क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, amount of heat required to melt 1 mole of substance। इसे Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि जब हम एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग या एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन की बात कर रहे हो तो हम हीट को Q से लिखने के बजाय डेल्टा एच एम से लिखते हैं। इसका एक खास मतलब होता है, वो भी हम देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ substance is known as delta HM. It is also called latent heat of melting. Latent heat of melting. और latent heat of melting क्या है? बस यही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जो हीट की मिकदार दी जाएगी, 1 मोल सब्सटेंस को पिघलाने के लिए जो हीट क्यू की मिकदार दी जाएगी, उस हीट क्यू की मिकदार के लिए टर्म यूज होती है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। यानी इस पे हमने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले हम क्यू बाय टी लिख रहे थे। क्यू भी हीट है, डेल्टा एच एम भी हीट है, लेकिन डेल्टा एच एम वो हीट है जो 1 मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने में खर्च हो जाए, और टीएम क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे मेल्टिंग हो, यानी मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। फिर है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कहते हैं वेपर्स बनाना। तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ये है कि वेपर्स बनाने में जो हीट लगेगी, तो इसको डेल्टा एस वी से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा एस वी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर टी बी। डेल्टा एच वी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज, वेपर बनाने के लिए, टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस को वेपोराइज करने के लिए जो हीट लगेगी उसको कहते हैं हीट, डेल्टा एच वी। दिस इज आल्सो कॉल्ड latent heat of vaporization। तो ये है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, ये है। तो यहाँ तक इसे वाइंड अप करते हैं, इसको आप देखना, फिर नेक्स्ट से आगे इंशाल्लाह से कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ अभी।